नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपनी सीरीज सोशियोलॉजी इन 10 मिनट्स। मेरा नाम है कर्मयोगी दिवाकर बोथरा। आज पेपर 150 के लगभग आप एपिसोड्स ऑलरेडी देख चुके हो। जहां तक हमने 50 एपिसोड्स में सोशियोलॉजी का पेपर 1 स्ट्रैटिफिकेशन का पूरा चैप्टर खत्म कर दिया है। 10-10 मिनट में हमने एक-एक सब कॉन्सेप्ट को देखा है, ताकि एटलीस्ट इस कमर्शियलाइज्ड वर्ल्ड में एक चीज आपको पता चल जाए कि हर एक सब टॉपिक हम हमारे कोर्स के अंदर कवर करते हैं। वी जस्ट डू नॉट प्रॉमिस दैट वी हैव आल्सो बीन परफॉर्मिंग कंसिस्टेंटली ऑन कवरिंग एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर सोशियोलॉजी मेंशन्ड इन यूपीएससी सिलेबस। आज चैप्टर 6 वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ से स्टार्ट करेंगे और फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करूंगा। 3 टॉपिक में इस चैप्टर को डिवाइड किया है: सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस और एक लेबर एंड सोसाइटी। हालांकि ये चैप्टर ऐसा है जो पहले इंपॉर्टेंस नहीं था, और आज भी मेजॉरिटी ऑफ दी संस्थाएं, ऑर्गेनाइजेशन जो सिविल सर्विसेज की सोशियोलॉजी की कोचिंग कराती है, वो इस टॉपिक को टच भी नहीं करती है। क्यों? वो बोलते हैं लेबर और सोसाइटी में डरखाई में पढ़ाया है, वही यूज कर लेना। वर्क, सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क जो एंशियंट, दैट इज स्लेव सोसाइटी, फ्यूडल सोसाइटी, इंडस्ट्रियल एंड कैपिटलिस्ट सोसाइटी में मार्क्स में हमने कर दिया है, वो पढ़ लेना। Is this the right way? Is what we are actually paying a substantial amount of fees to just get an answer that we have already done that? Tell me one thing. वो मार्क्स का पर्सपेक्टिव आपने देखा था, वहां पे आपने सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क नहीं पढ़ा था सोसाइटी के अंदर। अब सबसे पहला प्रॉब्लम इस टॉपिक में जो आगे आपको आने वाला है, एपिसोड नंबर है 51। स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क। सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क के बीच में जमीन आसमान का अंतर है। दोनों के बीच में डेफिनेटली गठबंधन है, रिलेशनशिप है, संबंध है। दे आर कनेक्टेड विथ ईच अदर, दे आर कोरिलेटेड एंड मेनी टाइम्स मेनी स्कॉलर्स बिलीव दे आर हैविंग कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। बट क्या सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क के बराबर किया जा सकता है, जो ये सारी ऑर्गेनाइजेशन बोलती है कि हमने कर दिया है कवर? आपने कार्ल मार्क्स में इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क कवर किया था, वेर यू आर मोर कंसर्न्ड मोर और लेस एट द बेस्ट विथ सरप्लस, कैपिटल, क्लास, टेक्नोलॉजी. But social organization of work largely goes beyond. In order to understand how the work is organized in a particular society, first we need to understand what is the meaning of goddamn work. इस वर्क का मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए। सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क, आई एम सो सॉरी फॉर दिस। सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क में वर्क का मतलब क्या है, वर्क का डायमेंशन क्या होता है? हम आज की सोसाइटी में देखते हैं कुछ काम ऐसे होते हैं जिसको पे नहीं किया जाता है। डोमेस्टिक वर्क और स्पेसिफिकली डोमेस्टिक लेबर अगर मैं बोलूं तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो काम करने से आपको पैसे मिलते हैं, कहीं पे स्टेटस मिलता है, कहीं पे रिकग्निशन मिलती है। अब ये वर्क का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्क एंड लेबर? When we often see that work does not merely consist of economic activities, but it can also go beyond economic activities. But on the other hand, when we specifically talk about labor, it is specifically talking about economic activities which is performed in order to largely derive certain economic benefits. अब किस तरीके से ये वर्क ऑर्गेनाइज किया जाता है, एक सिंपल तरीके से पहले टॉपिक समझने की कोशिश करते हैं। बट जैसे केजीएफ पिक्चर आपने देखी, केजीएफ के अंदर वो केजीएफ कोलार गोल्ड फील्ड, उस केजीएफ माइंस को कुछ लोग रूल करते थे, कंट्रोल करते थे। रॉकी भाई के आने से पहले जब वो केजीएफ माइन को अगर आप देखते हो तो वहां पे एक स्लेवरी टाइप का सिस्टम था, वहां पे डिफरेंट तरीके से काम किया जाता था। लेकिन वंस व्हेन अ पर्टिकुलर पर्सन पुट्स हिज फुट ऑन दैट पर्टिकुलर फील्ड, हाउ दैट वर्क इज नाउ परफॉर्म्ड चेंजेस। वो खुद अपनी लीडरशिप के बेसिस पे जहां रिस्की होता है वो खुद आगे आके काम करता है। पहले ऐसे नहीं ऑर्गेनाइज किया गया था। उन्होंने वो एक फ्रीडम दिया लोगों को जो पहले शायद फ्रीडम नहीं था। तो कैसे उस सोसाइटी में वो वर्क ऑर्गेनाइज किया जा रहा था? फॉर एग्जाम्पल, कैसे उधर के जो सर्कमस्टेंसेस थे दैट वाज लार्जली हैम्परिंग द बर्थ ऑफ अ गर्ल चाइल्ड। अगर बेटी पैदा होती थी तो उसे मार दिया जाता था, उस पिक्चर में जो दिखाया गया है। क्यों? मे बी बिकॉज ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ हैरेसमेंट्स। किस तरीके से उस पर्टिकुलर एक छोटी सी सोसाइटी मान के चलें तो कैसे एकदम कंप्लीटली डिफरेंट तरीके से ऑर्गेनाइज किया गया था वर्क। कैसे वर्ल्ड वॉर जब हुआ तो अलग अलग देशों ने अलग अलग तरीके से उसको ऑर्गेनाइज किया।
So when we actually talk about organization of work, we are talking about a different thing. For example, अगर मैं सोशियोलॉजिकली थोड़ा समझाना चाहूं, क्योंकि थिंकर्स आपने पढ़े हैं, 19th सेंचुरी कैपिटलिज्म में वर्क ऑर्गेनाइज करने के तौर तरीके अलग थे, लेकिन आज के जो कैपिटलिज्म में हम देखें तो कंप्लीटली एक डिफरेंट तरीके से वर्क ऑर्गेनाइज किया जाता है। जब यूपीए थी तो वर्क ऑर्गेनाइजेशन के तरीके अलग थे, और जब एनडीए है तो अलग है, और कल अगर अगर कोई दूसरी पार्टी भी आती है तो शायद वो वर्क ऑर्गेनाइज करने का तरीका अलग होगा। So whenever you are talking about a topic social organization of work, you are not just concerned about how the division of labor is present in that society, but however, how the larger characteristics of those society helps or influences the organization of work. For example, how the patriarchy present in a particular society helps in influencing the organization of work. How the leadership, Rocky is a very good example there. How the various circumstantial conditions, climate change work organization को change कर सकती है, कैसे disasters या challenges work organization को change कर सकती है, political ideologies, power aspects, cultural beliefs, practices and धर्म, culture, सारी चीजें work organization को impact करती है। और उन organization से अब जाके पूछो कि मार्क्स में हमने ये कहाँ पढ़ा था। I'm not here to brand anybody, but what I believe in talking about issues, not talking about people. But ultimately, all the organizations sustains because of the faith of students. So when the faith of student is so important, then why are we bent on bending that faith of student there? So please understand, इन नेक्स्ट 5 to 10 मिनट्स आई ट्राई माई लेवल बेस्ट। पूरा टॉपिक नहीं कवर हो सकता है। ये सोशल ऑर्गेनाइजेशन कैसे, कम टू सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क। सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क दो लेवल पे किया जाता है वर्क, एक नॉन इकोनॉमिक होता है और एक इकोनॉमिक होता है। दोनों के अंदर जो फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग होते हैं बहुत टाइम तक सिमिलर भी हो सकते हैं, कभी कभार अलग अलग फैक्टर्स अलग अलग लेवल की ऑर्गेनाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब अपने सिलेबस में है सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क इन स्लेव सोसाइटी, फ्यूडल सोसाइटी एंड कैपिटलिस्टिक सोसाइटी। अगर हम देखें, देयर आर मल्टीपल बेसिस अपॉन व्हिच द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ वर्क इन अ पर्टिकुलर सोसाइटी इज इंपैक्टेड। 10 और फैक्टर्स इधर लिखे जा सकते हैं, बट द पॉइंट इज दिस, आई जस्ट वांट टू गिव यू सर्टेन फैक्टर्स एंड डेवलप योर कैपेबिलिटी टू लार्जली हाईलाइट एंड गेट ऑल द अदर फैक्टर्स एज सच। डिविजन ऑफ लेबर, स्लेव सोसाइटीज के अंदर मेजरली उधर की आइडियोलॉजी, द आइडियोलॉजी ऑफ एनी सोसाइटी प्लेज अ वेरी प्रोमिनेंट रोल in influencing the social organization of work in any society. If you look into the division of labor, the division of labor in the slave societies largely more or less did not existed, and even if it existed, at the best it was more on ascribed identities, or sexual division of labor at the best was more prevalent. फ्यूडल सोसाइटी में आते हैं तो कल्चर बेसिस के ऊपर डिवीजन ऑफ लेबर होने लगता है, चाहे वो कास्ट के अंदर ले लो, चाहे वो धर्म के अंदर ले लो, चाहे वो रेस के अंदर ले लो। और उससे आगे बढ़ते हैं तो मॉडर्न कैपिटलिज्म के अंदर या इंडस्ट्रियल सोसाइटीज के अंदर आज हम देखें, डिवीजन ऑफ लेबर इज हैज बिकम स्ट्रांगली वेरी कॉम्प्लेक्स बिकॉज द कंप्लीट स्पेशलाइजेशन ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर बेस्ड अपॉन द मेरिटोरियस फैक्टर इज द बेसिस अपॉन व्हिच द डिवीजन ऑफ लेबर इज ऑर्गेनाइज्ड। Surplus either did not existed or either it was very limited form. The surplus kept on increasing with the rise of feudalistic tendencies and with the development of land as a form of modes of production. But in the modern contemporary time, the techno-capitalism, the concept given by Kellner, this concept is given by Kellner, where the technology is the dominating most aspect here. We see that the very nature of surplus have reached to a next height or to a next level. As today, this amount of surplus generated is not directly proportional to the amount of capital which you largely invest. As by investing in a very small amount of level, you can earn flamboyant profit. Seen in the theory of Andre Bethele when he talks about entrepreneurial landlords, and seen in contemporary time with the rise of YouTubers or influencers whose capital investment is near about zero. Market did not exist, were not specialized, but existed specialized market for every commodity present in the societies. The nature of occupation which dominates, it was the primary occupations which dominated, it was the secondary industrial occupations, and here we often come to the concept called as personality market as advocated by C.W. Mills. Stratification more or less largely existed on ascribed factors in both of these societies, but the stratification here largely has become more, the system has become more mobile, more open-ended, as we often see that the stratification in the modern society is guided by the ethos of democracies and equalities
more derived from the basis of meritorious factors. Religion. The religion strongly influenced the different organization of work in these societies. Because of the very theological societies developed in the initial phase, the organization of work was strongly regulated by the religious beliefs and scriptures. With the rise of feudalistic societies, we see the nature of religion change from primitive religious practices of animism and naturism to more complex form of religion, which further played a more important role in organizing the work. For example, the very division of labors on the basis of caste, gender, race, or others were justified by different religious activities, and the work was organized on the basis of this. For example, different religious prescriptions advocates what type of occupation which one should largely perform. In the context of Indian society, we often see Brahmin, Kshatriya, Vaishya, and Shudra largely got their division of labors or occupations on the basis of their respective pollution and purity which they enjoyed in the caste hierarchies of India. In the contemporary time, religion does influences one's organization of work, but however, it is not the limiting factor as far as the organization of work is concerned, as we often see that the organization of work is more influenced by the secular beliefs and ethos than by the religious complexities. On the other hand, the nature of power varied from society to society. It was more or less the personal power present in these societies where the single person largely had the ultimate control over the entire society, but in contemporary time, the power has become personal power to democratic or mass power. The power today lies with the institutions as seen in the theories of C.W. Mills when he talks about power elite. Perry Bourdieu when he talks about symbolic capitalism, where the institution carries the power, not the individuals which carries the power. This clearly shows that the nature of power varied, and this nature of power influenced the organization of work in these societies. For example, if you see in the autocratic societies, the organization of work is done on the basis of the political beliefs and ideologies of those societies. But on the other hand, in the democratic societies following the democracy spirit and ethos of democracy, the organization of work is way different in these societies, be that the work which is paid or be that the work which is not paid. For example, in the recent times, menstrual leaves, what you called as paternal leaves, which we largely take, जैसे maternal leave होती है वैसी paternal leave for the father of the child. Different forms of leaves are largely given. This clearly shows that how the organization of work is getting influenced by the nature of degree of power present in any societies. Last but not the least, the nature of capital varied from society to society. If you look in the initial phase, the capital was largely in the form of commodities, but later on with the development of monetized economy, the capital largely became more monetary in nature, and in contemporary time it is absolutely monetized. कहने का मतलब there was some sort of cultural capital present here, where the capital was not determined on the basis of the economic worth or the land holdings, but it was on the basis of the contacts and relationships which one carried. In contemporary time, the capital is more determined on the basis of economics कि कितना पैसा, कितना life chances या bank balance है आपके पास में. जैसे फॉर एग्जाम्पल मोहब्बतें पिक्चर थोड़ी सी पुरानी आप लोगों के लिए अगर आपने देखी है, तो कैसे वो बंदा बोलता है कि मुझे नहीं पता कि किसी लड़की को इंप्रेस करने के लिए बैंक बैलेंस बताना पड़ता है, चेकबुक दिखानी पड़ती है. प्योर मोर और लेस मोनेटाइज्ड इकोनॉमिक है. यहाँ पे कैपिटल उसे ही बोला जाता है जिसे पैसे के अंदर वैल्यू किया जा सकता है. सिंस द नेचर ऑफ कैपिटल वेरीड, द अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैपिटल इज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस द नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्क. बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ मोनेटाइज्ड इकोनॉमी, द वर्क इन्फ्लुएंसेस द नेचर ऑफ द डिग्री ऑफ द मास प्रोडक्शंस और subsistence productions is completely determined on the basis of access to capital. Not only these, there are other factors which can be taken here: the degree of mobilities, the degree of cultural practices, so on and so forth. Multiple factors are present in different societies. These societies varied on these factors, and on the basis of these variations, these factors strongly had influence on how the work was organized. Which work would be paid, which work would not be paid, which work would be considered as more supreme, which work would have a lower status, which work would largely be considered as merit, which would be considered on the basis of ascribed identities, which work would carry more, what kind of mobility was again determined on these factors. So the social organization of work largely highlights that how the work in any society is more or less influenced by the social circumstances. But however, the social organization of work nowhere advocates that it was the societal factors which advocates
determines the organization of work, rather than, since these aspects varies from individual and society to society, the organization of work varies. Take an example of India. The way the South Indian states perform may not be similar with the way the North Indian states perform. There are some spheres where the North India is at a stronger position when compared to Southern India, and there are certain spheres where South India dominates over the Northern India. Therefore I hope in this lecture at least एक वो demystification जरूर हुई है कि social organization of work is completely different from economic organization. The topic social organization of work demands, or at least puts a demand to you, that how you should explain an organization of work: formal, informal, labor, society, capital, etc.